अमूर्त गणित, दूसरी किताब सम्मिश्र विश्लेषण, तीसरी रति विज्ञान और किताब नंबर 4 आपके चलेगी स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स। पहली अमूर्त गणित, दूसरी सम्मिश्र विश्लेषण, तीसरी रति विज्ञान, चौथी किताब आपके चलेगी स्थिति विज्ञान और पांचवी किताब आपके चलती है प्रैक्टिकल वाली सी प्रोग्राम। ये आपके टोटल किताबों की संख्या है। अमूर्त बीजगणित फर्स्ट पेपर, सम्मिश्र विश्लेषण सेकंड पेपर, गति विज्ञान आपका थर्ड पेपर, अमूर्त बीजगणित फर्स्ट पेपर, सम्मिश्र विश्लेषण सेकंड पेपर, गति विज्ञान आपका थर्ड पेपर। 3 पेपर अपने को पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले अपन सम्मिश्र संख्या की परिभाषा, सम्मिश्र विश्लेषण वाला पेपर चालू करेंगे। आगे डालेंगे पेपर सेकंड, आगे डालो पेपर सेकंड। देखो पहली परिभाषा पेपर सेकंड, बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वास्तविक संख्याएं। पहली परिभाषा आपको वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। पहली परिभाषा को वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। देखो वे संख्याएं जो परिमेय व अपरिमेय, वे संख्याएं जो परिमेय व अपरिमेय, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वे परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या रहते हैं, उन्हें कहते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, उन्हें वास्तविक संख्या रहते हैं। वास्तविक संख्याओं को दिया जाते हैं। वास्तविक संख्याओं को आरई से प्रदर्शित किया जाता है। आरई का मतलब होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को आरई से प्रदर्शित किया जाता है। आरई का मतलब होता है आपका रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का अस्तित्व होता है। वास्तविक संख्याओं का प्रकृति में अस्तित्व होता है। वास्तविक संख्याओं का प्रकृति होता है। वास्तविक संख्याओं का प्रकृति में अस्तित्व होता है। वास्तविक संख्याएं दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं। वास्तविक संख्याएं दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं। वास्तविक संख्याएं दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं। बेटा जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो डेली यूज में भी आती हैं। तो पहली परिभाषा मैंने बोली, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या और रियल नंबर कहते हैं। यानी ये किससे दर्शाते हैं? आरई से प्रदर्शित करते हैं। आरई का मतलब होता है रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर।
जो आप रुपये पैसे लेते हो वो वास्तविक संख्या होती है, आपकी तय करते हैं वो आपके वास्तविक संख्या होती है, जिसको अपन रियल नंबर कहते हैं। फिर को परिभाषा नंबर 2, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्गमूल सदैव एक ऋणात्मक संख्या हो। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल सदैव एक ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्या रहते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल सदैव एक ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं का प्रकृति में अस्तित्व नहीं होता है। काल्पनिक संख्याओं का प्रकृति में अस्तित्व नहीं होता है, केवल गणितीय अध्ययन के लिए इन्हीं उपयोग में लिया जाते हैं। केवल गणितीय अध्ययन के लिए इन्हीं उपयोग में लिया जाता है। केवल गणितीय अध्ययन के उपयोग में इन्हें लिया जाता है। जैसे आईटा, ओमेगा आदि ये आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। एक तो आयोटा होती है, एक ओमेगा होती है। आयोटा का मान √-1 होता है, आप सब जानते हो। दो काल्पनिक संख्या आयोटा। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट परिभाषा, कॉम्प्लेक्स नंबर वे संख्याएं जो वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं से नहीं होती है, मिलकर बनी। वे संख्याएं जो वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं से हैं उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वे संख्या जो काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी हुई है उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। फिर तो सम्मिश्र संख्याओं को जेड किया जाता है। सम्मिश्र संख्याओं को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। सम्मिश्र संख्याओं को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। सम्मिश्र संख्याओं को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जेड बराबर वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। जेड बराबर वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। वे संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती है उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को जेड से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जेड बराबर वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या दोनों से मिलकर जो बनती है उन्हें कहते हैं। और सम्मिश्र संख्या को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो अथवा रखिए दूसरी परिभाषा, ये संख्याएं जिन्हें x के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें x प्लस आयोटा y के रूप में प्रदर्शित करते हैं
वे संख्याएं जिन्हें x प्लस आयोटा y के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, जिन्हें x प्लस आयोटा y प्रदर्शित किया जा सके उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं, उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। z बराबर x प्लस आयोटा y, वे संख्याएं जिन्हें x प्लस आयोटा y के रूप में प्रदर्शित किया जा सके उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं, अर्थात z बराबर x प्लस आयोटा y। बेटा x तो होता है इसमें, यानी बेटा x तो होता है वास्तविक संख्या, तो यह काल्पनिक संख्या, बेटा y होती है काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, और z होती है आपकी सम्मिश्र संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें x प्लस आयोटा y के रूप में प्रदर्शित किया जा सके उन संख्या से संख्या कहते हैं, और अपन दर्शाते हैं z से प्रदर्शित करते हैं। पहली परिभाषा मैंने बोली आपको, दूसरी परिभाषा मैंने आपको बोली काल्पनिक संख्या, और तीसरी परिभाषा मैंने आपको बोली सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या z बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा y। परिभाषा सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। नेक्स्ट परिभाषा लिखो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। वे सम्मिश्र संख्याएं, वे सम्मिश्र संख्याएं संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। वे सम्मिश्र संख्याएं संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं जिनमें संख्या का वास्तविक, जिनमें संख्या का वास्तविक, जिनमें संख्या का वास्तविक जिनमें संख्या का वास्तविक व काल्पनिक, जिनमें संख्या का वास्तविक व काल्पनिक भाग तो समान हो, संख्या का वास्तविक व काल्पनिक भाग तो समान हो, जिनमें संख्या का वास्तविक व काल्पनिक तो समान हो, परंतु काल्पनिक भाग का चिन्ह विपरीत हो, परंतु काल्पनिक भाग का चिन्ह विपरीत हो, जिनमें संख्या का वास्तविक व काल्पनिक भाग तो समान हो, परंतु काल्पनिक, तो ऐसी संख्याओं को संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। संयुग्मी सम्मिश्र संख्याओं को संयुग्मी सम्मिश्र संख्याओं को z बार से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात z बार बराबर x माइनस आयोटा y, z बार बराबर x माइनस आयोटा y। ये संख्याएं संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं जिनमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो समान हो, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह विपरीत हो, तो ऐसी संख्याओं को संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और संयुग्मी सम्मिश्र संख्या पर z बार से प्रदर्शित करते हैं, यानी z क्या होता है आपके x माइनस आयोटा y। z बार का मतलब होता है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, यानी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? नेक्स्ट परिभाषा, प्रसंवादी फलन, प्रसंवादी फलन
कोई फलन u प्रसंवादी फलन कहलाते हैं। कोई फलन u प्रसंवादी फलन कहलाते हैं। कोई फलन u प्रसंवादी फलन कहलाते हैं यदि वह लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। कोई फलन u प्रसंवादी फलन कहलाता है लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करें। कोई फलन u प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि वह लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करें। अर्थात डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर 0। कोई फलन u प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि वह लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। और लाप्लास समीकरण का मतलब होता है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर 0 को जो दर्शाए वो आपका कहलाता है प्रसंवादी। कोई फलन प्रसंवादी फलन कहलाते हैं यदि वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करें। अर्थात डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर क्या हो 0। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए हम कॉची-रीमान समीकरण। शुरू के दो फॉर्मूले कॉची-रीमान समीकरण। देखो पहला ux बराबर dy और दूसरा uy बराबर माइनस vx। तक कॉची के दो समीकरण हैं। पहला ux बराबर vy, दूसरा है uy बराबर माइनस vx। पहला समीकरण है ux बराबर vy, दूसरा है uy बराबर माइनस vx। us का अर्थ डेल u अपॉन डेल x, vy का अर्थ डेल v अपॉन डेल y, uy का अर्थ डेल u अपॉन डेल y, vx का अर्थ डेल v अपॉन डेल x। जब भी आपसे कॉची-रीमान समीकरण पूछे जाएं आप हमेशा ये बताएं ux बराबर vy, uy बराबर माइनस vx, क्या डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y या डेल u अपॉन डेल y बराबर माइनस का डेल v अपॉन डेल x। इसके समीकरण है गणित कॉची के समीकरण है। पहला ux बराबर vy, दूसरा uy बराबर माइनस vx। इनको नेक्स्ट परिभाषा विश्लेषित फलन। विश्लेषित फलन नेक्स्ट परिभाषा को विश्लेषित फलन। नेक्स्ट परिभाषा को विश्लेषित फलन। देखो कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाता है। कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाता है। कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं यदि वह कॉची-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करे। कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाता है यदि वह कॉची-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करे। कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाता है यदि वह कॉची-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करे। कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाता है यदि वह कॉची-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करे। अर्थात ux बराबर vy तथा uy बराबर माइनस vx को संतुष्ट करे। कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाता है यदि वह कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करे। अर्थात ux बराबर vy तथा uy बराबर माइनस vx को जो दर्शावे वो फलन आपका क्या कहलाते हैं विश्लेषित फलन कहलाते हैं। ऐसे फलन को अपन क्या बोलते हैं विश्लेषित फलन कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा अथवा दूसरी परिभाषा विश्लेषित फलन की। कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं
कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं। कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं यदि इसका उपज न केवल उस बिंदु पर यदि इसका उपज न केवल उस बिंदु पर परंतु उस बिंदु के प्रतिवेश के अस्तित्व में भी हो। इसका उपज न केवल उस बिंदु पर परंतु उस बिंदु के प्रतिवेश के अस्तित्व में भी हो। तो ऐसे फलन को विश्लेषित फलन कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं यदि इसका उपज न केवल उस बिंदु पर परंतु उस बिंदु के प्रतिवेश के अस्तित्व में विद्यमान हो। तो ऐसे फलन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? विश्लेषित फलन कहते हैं। एनालिटिकल फंक्शन ऐसे फलन को अपन कहते हैं। फिर तो विश्लेषित फलन को प्रसंवादी फलन भी कहते हैं। 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 दोबारा सुने, थोड़ी लाइन को करेक्शन करें, दोबारा काटे इस लाइन को। विश्लेषित फलन को नियमित फलन भी कहते हैं। प्रसंवादी नियमित, उस लाइन को हटा देना। विश्लेषित फलन को नियमित फलन भी कहते हैं, वो लाइन काट देना। विश्लेषित फलन को नियमित फलन भी कहते हैं। फिर लिखो, विश्लेषित फलन को होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। विश्लेषित फलन को होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। तो मैंने आपको दो परिभाषा बताई। पहली, कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं यदि इसका उपज न केवल उस बिंदु पर परंतु उस बिंदु के प्रतिवेश के अस्तित्व में भी विद्यमान हो। तो ऐसे फलन को विश्लेषित फलन कहते हैं। विश्लेषित फलन को नियमित फलन कहते हैं। विश्लेषित फलन को होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? होलोमॉर्फिक। विश्लेषित फलन को होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। क्लियर? और विश्लेषित फलन के दो नाम और होते हैं। पहला नियमित फलन है, दूसरा होलोमॉर्फिक फलन, जो अभी मैंने आपको बता दी है। पहली परिभाषा मैंने बोली, कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं यदि वह कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करें। और कौशी-रीमान समीकरण का होता है ux बराबर ui, ui बराबर माइनस vx। ऐसे फलन को विश्लेषित फलन कहते हैं। दूसरा, कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं यदि इसका उपज न केवल उस बिंदु पर परंतु उस बिंदु के प्रतिवेश के अस्तित्व में विद्यमान हो। तो ऐसे फलन को विश्लेषित फलन कहते हैं। तो दो परिभाषा आपको मैंने बताई, पहला विश्लेषित फलन और दूसरा मैंने आपको बताया प्रसंवादी फलन। प्रसंवादी फलन किसे कहते हैं? जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करें। ऐसे फलन को अपन क्या बोलते हैं? प्रसंवादी फलन। फिर को तीसरी परिभाषा वापस विश्लेषित फलन। तीसरी परिभाषा फिर को विश्लेषित फलन। एक एकल फलन, एक एकल फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं। एक एकल फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं
एकल फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं। एक एकल फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं जो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो, जो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो, जो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो एवं अवतरणीय हो, जो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो एवं अवतरणीय हो, जो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो एवं अवतरणीय हो, तो ऐसे फलन को विश्लेषित फलन कहते हैं। जो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो एवं अवतरणीय हो, संतत हो, तो ऐसे फलन को अपन क्या बोलते हैं? विश्लेषित फलन कहते हैं। तो वापिस पूरी परिभाषा में बोल रहा हूँ एक साथ। पहली परिभाषा मैंने आपको बोली, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय से मतलब बनते हैं, उन्हें वास्तविक संख्या रहते हैं। दूसरी परिभाषा मैंने बोली, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्गमूल सदैव एक ऋणात्मक संख्या में काल्पनिक संख्या रहते हैं, जैसे आयोटा और ओमेगा। तीसरी परिभाषा मैंने बोली, सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को z से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात z बराबर x प्लस आयोटा y। चौथी परिभाषा मैंने बोली, जिन्हें x प्लस आयोटा y के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। पांचवी परिभाषा मैंने बोली, संयुग्म में सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं जिनका वास्तविक एवं काल्पनिक भाग तो समान हो, लेकिन काल्पनिक भाग का चिन्ह विपरीत हो, तो ऐसी संख्याओं को अपन क्या रहते हैं? संयुग्मी सम्मिश्र संख्या रहते हैं। संयुग्मी सम्मिश्र संख्याओं को अपन किससे दर्शाते हैं? z बार से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात z बार बराबर x माइनस आयोटा y। इसके बाद मैंने आपको बताया प्रसंवादी फलन की परिभाषा। कोई फलन प्रसंवादी फलन कहलाते हैं यदि इसका आउटवर्ज न केवल उस बिंदु पर परंतु उस बिंदु के पृथ्वी इसके अस्तित्व में विद्यमान हो, तो ऐसे फलन तो अपन क्या बोलते हैं? प्रसंवादी फलन कहते हैं। मैंने ये भी आपको बताया कि जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करें वो फलन प्रसंवादी फलन कहलाते हैं, अर्थात डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद मैंने आपको बताया विश्लेषित फलन। कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाते हैं यदि वह कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करें, अर्थात ux बराबर uy बराबर माइनस vx। ऐसे फलन को अपन क्या बोलते हैं? विश्लेषित फलन कहते हैं। इसके बाद मैंने बोला दूसरी परिभाषा, कोई फलन विश्लेषित फलन कहलाता है यदि इसका उत्पत्ति न केवल उस बिंदु पर परंतु उस बिंदु के पृथ्वी इसके अस्तित्व में भी विद्यमान हो, तो ऐसे फलन को अपन क्या बोलते हैं? विश्लेषित फलन कहते हैं। और तीसरी परिभाषा मैंने बोली, एक एकल फलन विश्लेषित फलन कहलाता है जो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो, जो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो एवं अवतरणीय हो, जो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो एवं अवतरणीय हो, तो ऐसे फलन को भी अपन क्या बोलते हैं? विश्लेषित फलन कहते हैं। तो ये पूरी परिभाषा आपको याद करनी है सब बच्चों को। ये सब परिभाषा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट परिभाषा में मानी जाती है। फिर लिखो नेक्स्ट परिभाषा, एकल फलन। एकल फलन या दूसरा नाम आप बोल सकते हो इसको एक मानी फलन। एकल फलन बोलो चाहे एक मानी फलन बोलो, देखो परिभाषा एकल फलन या एक मानी फलन। यदि z के प्रत्येक मान के लिए यदि z के प्रत्येक मान के लिए w का यदि z के प्रत्येक मान के लिए w का यदि z के प्रत्येक मान के लिए w का केवल एक ही मान
यदि z के प्रत्येक मान के लिए w का केवल एक ही मान, यदि z के प्रत्येक मान के लिए w का केवल एक ही मान हो, यदि z के प्रत्येक मान के लिए w का केवल एक ही मान हो तो w को z का, तो w को z का एक मानी फलन कहते हैं, तो w को z का एक मानी फलन कहते हैं। बिल्कुल एक मानी फलन को एक समान फलन भी कहते हैं, एक मानी फलन समान फलन भी कहते हैं, एक मानी फलन को एक समान फलन भी कहते हैं। फिर तो बहुमानी फलन परिभाषा को बहुमानी फलन यदि z की सभी मानों के लिए, यदि z के सभी मानों के लिए w के दो या दो से अधिक मान विद्यमान हो, w के दो या दो से अधिक मान विद्यमान हो, w के दो या दो से अधिक मान विद्यमान हो, तो w को z का बहुमानी फलन कहते हैं, तो w को z का बहुमानी फलन कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, यदि z के सभी मानों के लिए w के दो या दो से अधिक मान विद्यमान हो, w के दो या दो से अधिक मान विद्यमान हो, तो w को z का बहुमानी फलन कहते हैं। बेटा एक मान विद्यमान हो तो एक मानी फलन है, लेकिन एक से ज्यादा मान विद्यमान हो तो बहुमानी फलन है। तो अपन क्या बोलते हैं? बहुमानी फलन कहते हैं, बहुमानी फलन कहते हैं। तो मैंने आज परिभाषा आपको बताई, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, आश्रित संख्या, आत्मिक संख्या, उसके बाद आपके समाधि फलन, विशेषी फलन की तीन परिभाषा, एक मानी फलन और बहुमानी, ये परिभाषा मैंने आपको बताई है। इन परिभाषा को आप याद करें, नेक्स्ट शाम को वापस पढ़ेंगे एक बार। अभी इन परिभाषा को पढ़ते जाएं, क्लास की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे। ये चीज़ें बताई गई थी तो फटाफट एक बार इनको करते हैं, नेक्स्ट शाम को पढ़ेंगे।